हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और अभी आ रहा है अपने राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की पूरी किताब। तो अंत तक बने रहना। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं हम पढ़ेंगे क्या। देखो, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय देखेंगे। अपन वर्ण विचार एवं आश्रित खंड देखेंगे। शब्द विचार देखेंगे, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशी, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर अपन क्या देखेंगे, शब्द विचार देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन शब्द विचार खंड क, उसमें विकारी देखेंगे अपन। संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है। फिर देखेंगे अपन अविकारी शब्द विचार, जिसमें अपन क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन आगे पद परिचय। इसी बात करेंगे अपन पद परिचय की, फिर शब्द शक्तियों की, फिर शब्द रूपांतर यानी लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। फिर देखेंगे अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संधि, अर्थ एवं प्रकार। फिर देखेंगे अपन समास, फिर उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य विचार, अर्थ विचार। अर्थ विचार में अपन देखेंगे पर्याय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द। फिर देखेंगे अपन विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। फिर देखेंगे अपन मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। फिर देखेंगे अपन अलंकार। क्या देखेंगे अपन अलंकार, अलंकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर देखेंगे अपन पत्र एवं कार्यालय अभिलेखन, संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन, निबंध देखेंगे अपन, अपठित और परिशिष्ट देखेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के लिए। अपन तो शुरू करेंगे अपन यहाँ से, भाषा के भेद। देखो, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब आपस में बातचीत करते हैं ना, तो किसकी भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इससे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी, उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा भी भाषा का निर्माण होता है। कृत्रिम भाषा और बोलियां क्या होती है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, उपभाषा भी कहते हैं। एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी। क्या, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी, यानी कि हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा के सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती, जिसका व्याकरण नहीं होता, शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। इसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वो भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। ओके, अब बात करेंगे अपन हिंदी की बोलियां। देखो, हिंदी केवल खड़ी बोली यानी कि मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार की है। पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी शामिल है। ओके, क्वेश्चन आएगा पूर्वी हिंदी में कौन कौन शामिल है, तो कौन है, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। फिर बात करें पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में आती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी की प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। राजस्थान की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया है। कब स्वीकार किया है, 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण
अपना हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। ओके, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। ओके, फिर आगे देखिए अपन हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा का शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। अब बात करें अपन नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। क्योंकि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी है तथा उर्दू की लिपि फारसी है। ओके, अंग्रेजी की कौन सी लिपि है? रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है तथा उर्दू की फारसी लिपि है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवा संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। ओके, चलिए अब देखेंगे अपन स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? स्वर होते हैं जैसे अपन बोलते हैं ना, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कितने हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ओके, ये है स्वर। ठीक है ना। अब देखो, अ की कोई मात्रा नहीं है, अ की कोई भी मात्रा नहीं है। ये बिंदु होता है उसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक को बोलते हैं चंद्र बिंदु। जैसे हंसना, धुआं, चांद। विसर्ग किसे बोलते हैं? तो जो ये होते हैं इसे बोलते हैं विसर्ग। जैसे अधःपतन, दुख, मनस्थिति। ओके, तो इससे एक बात पता चलती है कि स्वर कितने होते हैं। तो देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ओके, चले आगे। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन देखो, क ख ग घ ड च छ ज ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह। ओके, देखो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से है? तो ये है श त्र ज्ञ रि। क्या है? श त्र ज्ञ श्र। ओके, हल चिन्ह किसे बोलते हैं? तो हल चिन्ह इसे बोलते हैं। ओके, जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराहन। गृहीत स्वर किसे बोलते हैं? तो इसे। ओके, गृहीत व्यंजन जैसे क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर जैसे डॉक्टर, कोटेज, कॉलेज। फारसी से गृहीत ध्वनिया की बात करें अपन, जैसे गरीब, फजल, फन, कोम, खत। पुनः याद रखने योग्य, हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के 2 रूप है, मौखिक व लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोली या फिर उपभाषा बोलते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाएं व विभाषाओं में विभाजित की गई है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। हिंदी की 18 से 22 बोलियां हैं जिन्हें 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। क्योंकि भाषा को शुद्ध
लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ओके। और पंजाबी की कौन सी है? तो गुरुमुखी। अब देखो क्वेश्चन भी कर ही लो साथ साथ में, क्या पता यहीं से क्वेश्चन आ जाए। राजस्थान की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली कौन सी है? उपभाषा। किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी की। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी है। खड़ी बोली बोली जाती है अपने इधर, पश्चिम हिंदी। ओके, आगे चलें। अब आगे अपना है दूसरा चैप्टर, ये है वर्ण विचार एवं आश्रित खंड। कौन सा है? वर्ण विचार एवं आश्रित खंड। ओके, अब हम बात करेंगे वर्ण विचार एवं आश्रित खंड की। देखो, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, पीले शब्द का यदि टुकड़े किए जाए तो वो क्या होंगे? पीला। यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो क्या होंगे? प प्लस ई और ल प्लस आ। अब यदि प ई ल ला आ क्या है? प ई ल आ के भी हम टुकड़े करने चाहे तो ये संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, ठीक है ना? ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, एक होती है स्वर ध्वनि, एक होती है व्यंजन ध्वनि। ओके, मतलब कि इतना सा याद रखना है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। और ये ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? वर्ण ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, स्वर व व्यंजन। देखो, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ओके, वर्ण से क्या, देखो, वर्णों से मिलकर क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे, शब्दों से मिलकर वाक्य बनेंगे, वाक्यों से मिलकर क्या बनेंगे? भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा भाषा का मूल आधार क्या है? तो वर्ण है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक है स्वर, एक है व्यंजन। अब बात करेंगे अपन स्वर। स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की सहायता के बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ईश्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। अ आ ई ई उ री ए आई ओ औ। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 11 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। अ ई उ मूल स्वर है। ओके, मूल स्वर कौन से हैं? अ ई उ। कौन कौन से? अ ई उ। क्या है ये? मूल स्वर है। ओके, ये हर्ष स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। और कौन सा स्वर है ये? हर्ष स्वर है। कौन सा? हर्ष स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। ओके, याद रखना। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री र प्लस ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री होता है। क्या होता है? री। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि री का उच्चारण किस प्रकार होता है? तो क्या बोलते हैं? इसे री कहते हैं। ठीक है ना? र प्लस ई। ओके, आगे चले। अब बात करेंगे स्वर के भेद की। देखो, स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। ओके, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। देखो, ह्रस्व स्वर का मतलब है कि जिनको बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वो होते हैं जो बोलने में अधिक समय लगता है। ओके, देखो, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? अ ई उ और री। कौन कौन से? अ ई उ और री। ओके, ये कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर है। और मैंने पहले बताया था मूल स्वर भी क्या है? यही है, ह्रस्व स्वर ही क्या है? मूल स्वर है। कौन कौन से? अ ई उ और री। ठीक है, बाद में दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
मतलब कि दोगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। ये 7 कितने हैं? 7 है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 3। और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। देखो इसमें थोड़ी कर लेना। ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो 4। और दीर्घ स्वर कितने हैं? तो 7। यहाँ पे गलत दे रखे हैं। अंग्रेजी के आ का स्वर भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। ओके, तो बात करें व्यंजन की। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन। वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और ठीक है, और व्यंजन अगर बोलते हैं तो इसके लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। देखो, व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस, व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख्य किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। मतलब कि जो भी फेफड़ों से अपनी श्वास निकल रही है, वो मुख्य किसी अवयव, यानी कि कभी दांत, जिह्वा, ओष्ठ, ठीक है ना, इनसे बाधित होती है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे प का उच्चारण करने पर प प्लस अ की सहायता से उच्चारित होगा। अब बात करते हैं हल चिन्ह किसे कहते हैं। व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है ये। ओके, हल क्या है? व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे अपराह्न, पाठ्य, विद्या, पट्टा। तो हिंदी व्यंजन में जो भी कहते हैं ना, जितने भी व्यंजन उसके पीछे क्या लगाते हैं? हट लगाने का, वो सब क्या है? हिंदी व्यंजन। ओके, अब बात करते हैं अपन स्वर युक्त व्यंजन में उनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। ये वर्ग दे रखे, ये व्यंजन, ये उच्चारण स्थान जो है, नाम ध्वनि। क वर्ग में क्या आ जाएगा? क, ख, ग, घ, र। ये तो आप सबको पता है। उसके साथ ही क्या आएगा? क प्लस आ, और विसर्ग आएगा ह। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। इसलिए इसको ध्वनि को क्या बोलते हैं? कंठ ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ ध्वनि। क्या क्या आ जाएगा कंठ ध्वनि में? अ, आ, क, ख, ग, घ, र तथा विसर्ग ह। च वर्ग में च, छ, ज, ज, य। साथ में क्या आएगा? ई प्लस ई, य प्लस श। ये कौन सा उच्चारण स्थान? तालु है, इसलिए इस ध्वनि को बोलते क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। ट वर्ग की बात करें, ट, ठ, ड, ड, र। इसके बाद आएगा ध, ढ, री, श और र। क्या है? इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इस ध्वनि को बोलते हैं मूर्धन्य। त वर्ग की बात करें तो क्या है? त, थ, द, ध, न, ल और श। क्या आएगा? ल और श। ये उच्चारण स्थान है दांत, दंत्य। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, उ और उ। इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, इसलिए इस ध्वनि को बोलते हैं ओष्ठ ध्वनि। क्या बोलते हैं? ओष्ठ ध्वनि। अब देखो ए और आई, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस तालु से। कंठ से भी होता है और तालु। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ध्वनि को कंठ तालव्य। वह है ऐसी ध्वनि अकेली, ये होती है दांत व ओष्ठ से, दांत प्लस ओष्ठ से, इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठ्य। एक होते हैं ओ और औ, ये होते हैं कंठ प्लस ओष्ठ से, इसलिए इस ध्वनि को बोलते हैं कंठोष्ठ्य। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ्य। अब बात करते हैं अपन नासिक व्यंजन की। तो ड, य, ण, न, म। क्या है? ड, य, ण, न, म। इनका उच्चारण नासिक के साथ साथ कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। ओके, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ओके, एक होते हैं ऊष्म ध्वनि। कौन सा? ऊष्म व्यंजन। मतलब कि जब सांस, मतलब कि जो अपनी निकलती है ना चेस्ट से, सांस निकलती है, उसके घर्षण से जो ध्वनि निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। वो होते हैं श, 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 ह। कौन से होते हैं? श, 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 ह। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु, यानी छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा श का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। अब ये संयुक्ताक्षर, ये होते हैं 4। कितने हैं संयुक्ताक्षर? 4। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ, श्र। देखो
जो छ बना है ना, वो बना है क प्लस श प्लस अ से, ठीक है ना। एक है त्र, ये बना त प्लस र प्लस अ से बना है। ज बना है ज प्लस य प्लस अ से, और श बना है श प्लस र प्लस अ से। ओके, ध्यान रखना। हिंदी में ग का उच्चारण ग भी होता है। क्या होता है? ग। इसलिए इसका विस्तार घ, य और अ से भी होता है। ओके, मतलब कि ये ग है ना, एक इसे ज प्लस य प्लस अ, इनसे भी होता है, एक इसका इससे भी होता है, ग प्लस य प्लस अ। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, आगे चले। इसी से अपना चैप्टर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे अध्याय 3 की, जो कि शब्द विचार का खंड कौन सा क है। देखो, प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई कौन होता है? शब्द होता है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई कौन होता है? शब्द होता है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखो, परिभाषा क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखो, शब्द के भेद की बात करें अपन, तो देखो, हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है, बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। ओके, अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेदों में बांटा जा सकता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो तत्सम, एक तद्भव। कौन कौन से? तत्सम, एक तद्भव। देखो, तत्सम क्या होते हैं? तो देखो, तत् प्लस सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। ओके, किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अगडी, आम्र, गदर्भ, क्षेत्र आदि। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी को ऊंट, काट, चांद, आग, आग, गदा, खेत। ओके, अब बात करेंगे अपन तद्भव एवं तद्भव शब्दों की सूची की। ओके, जहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाएगा। ओके, देखो, एक ये है तत्सम, ये है तद्भव। ओके, अकारी को तद्भव में क्या बोलते हैं? अकाज। अगम्य को बोलते हैं अगम। आश्चर्य को बोलते हैं अचरज। अक्षत को बोलते हैं अक्षत। अट्टालिका को बोलते हैं अटारी। ओके, अकारी को बोलते हैं अकाज। अगम्य को बोलते हैं अगम। आश्चर्य को बोलते हैं अचरज। अक्षत को बोलते हैं अक्षत। अट्टालिका बोलते हैं अटारी। तत्सम इधर है, तद्भव इधर है। अज्ञानी को बोलते हैं अनजाना। अंधकार को बोलते हैं अंधेरा। अमावस्या को बोलते हैं अमावस। अक्षर को बोलते हैं आखर। अमूल्य को बोलते हैं अमोल। ओके, आगे चले। आगे बहुत सारे हैं। तो देखो, ये तत्सम है, ये तद्भव है। देखो, आम्रचूर्ण को क्या बोलते हैं? अमचूर बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? अमचूर। अंगुष्ठ को बोलते हैं अंगूठा। अष्टादश को बोलते हैं 18। अर्ध को बोलते हैं आधा। अष्टु को बोलते हैं आंसू। अग्नि को बोलते हैं आग। अन्न को बोलते हैं अनाज। अमृत को बोलते हैं अमीय। आम्र को बोलते हैं आम। अर्पण को बोलते हैं अर्पण। आखेट को बोलते हैं अहेर। अगणित को बोलते हैं अनगिनत। आश्विन को बोलते हैं आसोज। ओके, आम्रचूर्ण को बोलते हैं अमचूर। अंगुष्ठ को बोलते हैं अंगूठा। अष्टादश को बोलते हैं 18। अर्ध को बोलते हैं आधा। अष्टु को बोलते हैं आंसू। अग्नि को बोलते हैं आग। अन्न को बोलते हैं अनाज। अमृत को बोलते हैं अमीय। आम्र को बोलते हैं आम। अर्पण को बोलते हैं अर्पण। आखेट को बोलते हैं अहेर। अगणित को बोलते हैं अनगिनत। और आश्विन को बोलते हैं आसोज। ओके,
इधर देखो आपस में, गदर को बोलते हैं गदा, कर्म को बोलते हैं काम, कदली को बोलते हैं केला, कपूर को बोलते हैं कपूर, कपोत को बोलते हैं कबूतर, कार्य को बोलते हैं काज, कार्तिक को बोलते हैं कार्तिक, काश को बोलते हैं खासी, कुम्भकार को बोलते हैं कुम्हार बोलते हैं, कुष्ठ को बोलते हैं कोढ़, कोकिल को बोलते हैं कोयल, कृष्ण को बोलते हैं किशन या फिर कान्हा, और कंकण को बोलते हैं कंगन। ओके, फिर आगे चलें। देखो आलस को बोलते हैं आलस, आशीष को बोलते हैं आशीष, आश्रय को बोलते हैं आसरा, उज्जवल को बोलते हैं उजाला, उज्जवल को क्या बोलते हैं उजला बोलते हैं, उच्च को बोलते हैं ऊंचा, उष्ट को बोलते हैं ऊट, एकत्र को बोलते हैं इकट्ठा तद्भव में, कपास को बोलते हैं कपास, इशु को बोलते हैं इख गन्ना, उल्लुक को बोलते हैं उल्लू, एला को बोलते हैं इलायची, अंचल को बोलते हैं आंचल, कटु को बोलते हैं कड़वा, कपाट को बोलते हैं किवाड़। ओके, कच्छप को बोलते हैं कछुआ, कलेश को बोलते हैं कलेश, कजल को बोलते हैं काजल, कर्ण को बोलते हैं कान, कर्त्री को बोलते हैं कतरनी, गर्त को बोलते हैं गड्ढा, स्तंभ को बोलते हैं खंबा, छतरी को बोलते हैं खतरी, खटवा को बोलते हैं खाट, क्षीर को बोलते हैं खीर, क्षेत्र को बोलते हैं खेत, ग्रंथि को बोलते हैं गांठ, गाय को बोलते हैं गवैया, ग्रामीण को बोलते हैं गंवार। ओके, आगे चलें। कंटक को बोलते हैं कांटा, काष्ठ को बोलते हैं काठ, काक को बोलते हैं कोआ या फिर कोआ, किरण को बोलते हैं किरण, कुकुर को बोलते हैं कुत्ता, कुपुत्र को बोलते हैं कपूत, कोण को बोलते हैं कोना, कृषक को बोलते हैं किसान, गोस्वामी को बोलते हैं गुसाई, गिरह को बोलते हैं गढ़, गोमय को बोलते हैं गोबर, गोड़ को बोलते हैं गोरा, गो को बोलते हैं गाय, गुहा को बोलते हैं गुफा, ग्राम को बोलते हैं गाय, गंभीर को बोलते हैं गहरा, गोपालक को बोलते हैं ग्वाला। आगे चलें तो और भी है तत्सम और ये तद्भव। गोधुम को बोलते हैं गेहूँ, ग्रीष्म को बोलते हैं गर्मी, घट को बोलते हैं गड़ा, घटिका को बोलते हैं गड़ी, गोटा को बोलते हैं घोड़ा। ओके, घट को क्या बोलते हैं गड़ा बोलते हैं, घटिका को क्या बोलते हैं गड़ी बोलते हैं, गोटो को बोलते हैं घोड़ा, घृत को बोलते हैं घी, गहन को बोलते हैं घना, चर्म को बोलते हैं चाम, चंद्र को बोलते हैं चांद, चतुष्कोण को बोलते हैं चौकोर, चतुर्दश को बोलते हैं 14, चित्रकार को बोलते हैं चितेरा, चित्र को बोलते हैं चेत। ओके, इधर देखो वापस, तप्त को बोलते हैं तपन, तीक्ष्ण को बोलते हैं तीखा, तेल को बोलते हैं तेल, तपस्वी को बोलते हैं तपसी, ताम्र को बोलते हैं तांबा, तीर्थ को बोलते हैं तीर्थ, तुंद को बोलते हैं तोंद, त्वरित को बोलते हैं तुरंत, तृण को बोलते हैं तिनका, दधी को बोलते हैं दही। ओके, ये ध्यान रखना पर्यायवाची में भी। दंत को बोलते हैं दांत, दीप श्लाका को बोलते हैं दिया सलाई। ओके, दीप को बोलते हैं दिया। ओके, आगे चलें। छत्र को बोलते हैं छाता, चमकार को बोलते हैं चमार, स्वर्ण को बोलते हैं चबाना, चंद्रिका को बोलते हैं चांदनी, चतुर्थ को बोलते हैं चौथा, चतुष्पद को बोलते हैं चौपाया, चंचु को बोलते हैं चोच, चतुर्विश को बोलते हैं 24, चोर को बोलते हैं चोर, चित्र को बोलते हैं चीता, चुम्बन को बोलते हैं चुमना, चक्र को बोलते हैं चक्कर, छाया को बोलते हैं छा, छिद्र को बोलते हैं छेद, दीपावली को बोलते हैं दिवाली, दुर्बल को बोलते हैं दुबला, द्विपट को बोलते हैं दुपट्टा, द्वितीय को बोलते हैं दूजा, ध्रुवा को बोलते हैं दूब, दुग्ध को बोलते हैं दूध, दुख को बोलते हैं दुख, दक्षिण को बोलते हैं दाहिना, देव को बोलते हैं दई या फिर देव, धर्म को बोलते हैं धर्म, धरित्री को बोलते हैं धरती, धूम को बोलते हैं धुआ, धतुर को बोलते हैं धतुरा, धैर्य को बोलते हैं धीरज। जन को बोलते हैं जन्म, ज्योति को बोलते हैं ज्योत, जीवा को बोलते हैं जीव, जंगा को बोलते हैं जांग, ज्येष्ठ को बोलते हैं जेठ, जामाता को बोलते हैं जमाई या फिर जवाई, जीर्ण को बोलते हैं जीना, जरण को बोलते हैं जरना, जीर्ण को बोलते हैं जीना। ओके, देखो ये ध्यान रखना, ये जीर्ण रिपीट हो गया, क्या बोलते हैं जीना बोलते हैं। धन श्रेष्ठी को बोलते हैं धन, धनाशेर, धान्य को बोलते हैं धान, नग्न को बोलते हैं नंगा, नक्षत्र को बोलते हैं नखत, नव्य को बोलते हैं नया, नापित को बोलते हैं नाई, नृत्य को बोलते हैं नाच, नकुल को बोलते हैं नेवला, नव को बोलते हैं नो या फिर नया। ओके, आगे चले। और नैन को बोलते हैं नैन, निम्ब को बोलते हैं नीम, निद्रा को बोलते हैं नींद, नासिका को बोलते हैं नाक, निम्बू को बोलते हैं नींबू, निष्ठुर को बोलते हैं निठुर, पक्ष को बोलते हैं पंख, पथ को बोलते हैं पंथ, पक्षी को बोलते हैं पंछी। ओके, अब ध्यान रखना, पक्ष का मतलब क्या होता है पंख, और पथ का मतलब क्या होता है तो पंख, पंथ। ओके, ध्यान रखना। पद्म को बोलते हैं पदम, पट्टिका को बोलते हैं पाटी अभी पट्टी, पदक को बोलते हैं पलंग, परीक्षा को बोलते हैं परख। ओके, जो अभी है आपकी। पृष्ठ को बोलते हैं पीठ, पौत्र को बोलते हैं पोता, प्रतिच्छाया को बोलते हैं परछाई, फाल्गुन को बोलते हैं फागुन,
परशु को बोलते हैं फरसा, बदिर को बोलते हैं बेहरा, बलिवर्द को बोलते हैं बेल, वंध्या को बोलते हैं बाज, बरकर को बोलते हैं बकरा, बालिका को बोलते हैं बालू, बुभुक्षु को बोलते हैं भूखा, वंशी को बोलते हैं बांसुरी, विकार को बोलते हैं बिगाड़। ओके, आगे चले। परपट को बोलते हैं पापड़, पवन को बोलते हैं पौन, पत्र को बोलते हैं पत्ता, पाश को बोलते हैं फंदा, पात को बोलते हैं पेड़, पाषाण को बोलते हैं पाहन, पुच्छ को बोलते हैं पूछ, पुष्कर को बोलते हैं पोखर, विपाशा को बोलते हैं प्यास। ओके, मतलब कि तालाब के ये दो पर्यायवाची चीज है, पुष्कर और पोखर। ओके, पीत को बोलते हैं पीला, पुत्र को बोलते हैं पूत, पुष्प को बोलते हैं पुहुक, पंक्ति को बोलते हैं पंगत, प्रहर को बोलते हैं पहर, पानी को बोलते हैं पानी। ओके, भक्त को क्या बोलते हैं, तो भगत बोलते हैं। अब भल्लुक को क्या बोलते हैं भालू, भागिने को बोलते हैं भांजा, भिक्षा को बोलते हैं भीख, भद्र को बोलते हैं भला, भगिनी को बोलते हैं बहिन, भाद्रपद को बोलते हैं भादो, बमर को बोलते हैं बोरा, भातृ को बोलते हैं भाई, वाष्प को बोलते हैं भाप, मत्स्य को बोलते हैं मच्छर, मत्स्य को बोलते हैं मछली, मल को बोलते हैं मेल, मक्षिका को बोलते हैं मक्खी, मस्तक को बोलते हैं माथा। ओके, आगे चले। ओके, पूर्ण को बोलते हैं पूरा, हाँ, पूर्ण को बोलते पूरा, पंचम को बोलते पांचवा, पूर्व को बोलते पूरब, प्रिय को बोलते प्रिय, प्रस्तर को बोलते पत्थर, पित्र को बोलते पितर, प्रकट को बोलते प्रगट, मयूर को बोलते हैं मोर, मध्य को बोलते हैं मध्य, मनुष्य को बोलते हैं मानुष, मात्र को बोलते हैं माता, मास को बोलते हैं महीना या फिर माह, मातुल को बोलते हैं मामा, मित्र को बोलते हैं मित्र। ओके, आगे चले। मुक्ता को बोलते हैं मोती, मुख को बोलते हैं मुंह, मेघ को बोलते हैं मेह, मृत्यु को बोलते हैं मौत, शमशान को बोलते हैं मशान, यति को बोलते हैं जति, यजमान को बोलते हैं जजमान, यमुना को बोलते हैं जमुना, यम को बोलते हैं जम, यश को बोलते हैं जश, योगी को बोलते हैं जोगी, युवा को बोलते हैं जवान, वणिक को बोलते हैं बनिया, वत्स को बोलते हैं बच्चा या फिर बछड़ा, वट को बोलते हैं बड़, वर यात्रा को बोलते हैं बारात, बचर को बोलते हैं बचन, वाणी को बोलते हैं बैन, विवाह को बोलते हैं ब्याह, वर्षा को बोलते हैं बरखा, वक को बोलते हैं बगुला, वांडर को बोलते हैं बंदर। ओके, आगे चले। और यंत्र मंत्र को बोलते हैं जंतर मंत्र, यशोदा को बोलते हैं जशोदा, रज्जु को बोलते हैं रस्सी, राजपुत्र को बोलते हैं राजपूत, रक्षा को बोलते हैं राखी, यदोपवीत को बोलते हैं जनेऊ, युद्ध को बोलते हैं जत्था, राशि को बोलते हैं रास, रिक्त को बोलते हैं रीता, रोदन को बोलते हैं रोना, रात्रि को बोलते हैं रात, रागी को बोलते हैं रानी, विष्टा को बोलते हैं वीप, विष्टा को बोलते हैं बीट, विद्युत को बोलते हैं बिजली, वृद्ध को बोलते हैं बूढ़ा, व्याघ्र को बोलते हैं बाघ, शेया को बोलते हैं सेज, शाप को बोलते हैं शराब, शीतला को बोलते हैं शीतल, शुष्क को बोलते हैं सूखा, शर्करा को बोलते हैं शक्कर, सत को बोलते हैं शोक और साग को बोलते हैं साग। लक्ष्मण को बोलते हैं लखन, लज्जा को बोलते हैं लाज, लवंग को बोलते हैं लौंग, लेपन को बोलते हैं लिपना, लोहकार को बोलते हैं लुहार, लक्षण को बोलते हैं लक्षण, लक्ष्य को बोलते हैं लाख, लवण को बोलते हैं लोन या फिर लोन, लक्ष्मी को बोलते हैं लक्ष्मी, लो को बोलते हैं लोहा, लोमसा को बोलते हैं लोमड़ी, शिक्षा को बोलते हैं सीख, सुख को बोलते हैं सुआ, सुंद को बोलते हैं सुंद, श्यामल को बोलते हैं सांवला, श्वास को बोलते हैं सांस, श्रृंगार को बोलते हैं श्रृंगार, संघ को बोलते हैं सिंह, श्रेष्ठी को बोलते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठी को बोलते हैं सेठ, सर्वर को बोलते हैं सर्वर, शिकार को बोलते हैं सियार। ओके, आगे चलें। और भी है, सावन को बोलते हैं सावन, सोडस को बोलते हैं सोलह, सप्तशती को बोलते हैं सतसई, संध्या को बोलते हैं साँझ, पत्नी को बोलते हैं सोच, सर्प को बोलते हैं सांप, सशर्प क्या बोलते हैं सरसों, सत्य को बोलते हैं सच, सूत्र को बोलते हैं सूत, सूर्य को बोलते हैं सूरज, स्वर्णकार को बोलते हैं सुनार, साक्षी को बोलते हैं साखी, हरित को बोलते हैं हरा, हस्तिनी को बोलते हैं हथनी, हट को आप क्या बोलने लगे हाट, हरिद्रा को बोलते हैं हल्दी, हंडी को बोलते हैं हांडी, हस्त को बोलते हैं हाथ, हरिण को बोलते हैं हिरण या फिर हिरण। ओके, हास्य को बोलते हैं हंसी, हीरक को बोलते हैं हीरा, होलिका को बोलते हैं होली, हिंदोलना को बोलते हैं हिंडोला, हृदय को बोलते हैं ही, क्षण को बोलते हैं शिन। ओके, आगे चलें। स्वप्न को बोलते हैं सपना, स्थल को बोलते हैं थल, स्थान को बोलते हैं थान, स्नेह को बोलते हैं नेह, स्पर्श को बोलते हैं परस, क्षति को बोलते हैं क्षति, शीन को बोलते हैं छीन, क्षार को बोलते हैं खार, क्षेत्र को बोलते हैं खेत, त्रयोदश को बोलते हैं तेरह। ओके, ये हो गए अपना तत्सम और तद्भव। अब बात करेंगे अपन देशज शब्द की। ओके, देशज शब्द
किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काच, डोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का। ओके, तो देखो देशज प्रकार के भेद इस प्रकार है, मतलब कि देशज प्रकार के भी बहुत सारे भेद प्रकार है। अपनी गणन से बने, मतलब खुद अपने मन से बने, गणन से बने, लोगों ने बना दिए। अपने अंतर मन में उमड़, मतलब कि अपने मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती है तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है। धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है, जैसे उद्यम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट। ये क्या है? देशज शब्द है। ओके, और ये खुद अपने मन के, ठीक है ना, मनगढ़ंत बनाए हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द। अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा। ये कौन से द्रविड़ भाषा से आए हुए देशज शब्द है। अब बात करते हैं अपन कोल, संथाल आदि से आए हुए शब्द। कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों। ये कौन से कोल, संथाल आदि से आए हुए शब्द है। कौन से शब्द है? तो देशज शब्द है। ओके, अब हम बात करेंगे विदेशी शब्द की। तो विदेशी शब्द राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं। देखो, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट। ये कौन से हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ओके, फिर अरबी भाषा के शब्द जो अपने हिंदी में प्रयोग में लेते हैं अपन। अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये कौन से अरबी भाषा के शब्द है जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं आजकल। ओके, फारसी भाषा के शब्द तो अखबार, अमरूद, आराम। ओके, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि कौन से हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं। कौन से? फारसी भाषा के शब्द। अब बात करते हैं पुर्तगाली भाषा से। तो देखो, पुर्तगाली भाषा से अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। ये कौन से पुर्तगाली भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं। अब बात करें तुर्की भाषा से, तो है आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चीक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि कौन से तुर्की भाषा से शब्द है। अब बात करें फ्रेंच या फ्रांसी से, अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबुल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रो, सूप, ये आदि किस भाषा के शब्द है? तो फ्रेंच भाषा के शब्द है जो हिंदी में प्रयोग में होने लगे हैं। अब चीनी भाषा के शब्द देख लेते हैं अपन। चीनी से, चीन से चाय, लीची, लोकाट, तूफान, ये किस भाषा के शब्द है? तो चीनी के। डच से तुरुप, चिड़िया, ड्रिल आदि। जर्मनी से नाजी, नाजीवाद, किंडरगार्टन आदि। तिब्बत से लामा, डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। यूनानी से एकेडमी,
एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि। अब देखो संकर शब्द, हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं को मिलाकर एक शब्द बनना उसे क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ओके, कौन कौन से हैं? वर्षगांठ, वर्ष किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। गांठ किसका है? हिंदी का। उद्योगपति, उद्योग है संस्कृत भाषा का शब्द है, पति हिंदी का। रेल, रेल है अंग्रेजी का। जबकि यात्री किसका है? संस्कृत का। टिकट, घर, टिकट किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर किसका है? हिंदी का। नेक, नियत, नेक फारसी भाषा का शब्द है और नियत किसका है? अरबी का। जांच करता, जांच है फारसी भाषा का शब्द है और करता किसका है? हिंदी का। बेढंगा, बे है फारसी भाषा का शब्द है और डंगा किसका है? हिंदी का। बेआब, बेआब किसका है? फारसी भाषा का शब्द है और आप किसका है? अरबी का। ओके, ध्यान रखना। ओके, सजा प्राप्त, सजा है फारसी भाषा का शब्द और प्राप्त है हिंदी का। उड़न तस्तरी, उड़न है हिंदी का, तस्तरी है फारसी का। बेकायदा, बे किसका है? फारसी का, कायदा किसका है? अरबी का। बम वर्षा, बम है अंग्रेजी का, वर्षा है हिंदी का। अब बात करते हैं अपन रचना के आधार पर। ओके, एक तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर, बाकी में रचना के आधार पर। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों को 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अपन रूढ़ शब्द की। किसकी? रूढ़ शब्द की। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो मतलब कि पहले से चल रहे हैं तो वो चल ही रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया की ज्ञात नहीं होती है। ठीक है, कब निर्माण होता है ये हमें नहीं पता होता है। इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं निकलता, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। हम क्यों कहते हैं नहीं पता, लेकिन कहते हैं। ये कौन से शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं। अब ये यौगिक शब्द, योगी मतलब कि जोड़ के बनना। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। दूध वाला, दूध प्लस वाला। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति। महर्षि यानी महा प्लस ऋषि। ओके, योगारूढ़ मतलब कि क्या है? योगारूढ़ वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि पीताम्बर शब्द क्या है? पीत, पीला प्लस अंबर मतलब वस्त्र की योग से बना है, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर। इस शब्द का अर्थ है विष्णु। इसी प्रकार दशानन क्या होता है? रावण। गजानन अपने गणेश जी। जलज, कमल, लंबोदर अपने गणेश जी। त्रिनेत्र शिव जी है। चतुर्भुज घनश्याम, रजनीश्वर, मुरारी, चक्रधर, सदानंद आदि शब्द योग रूढ़ है। कौन से? योग रूढ़ है। अब बात करते हैं अपन प्रयोग के आधार पर। ओके, इसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के 2 भेद है। कितने भेद है? 2 भेद है। एक तो विकारी और एक है अविकारी। ओके, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में, मतलब आगे बढ़ेंगे अपन और, ठीक है ना। फिर अविकारी, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रूप परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अवयव कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मादि बोधक आदि अवयव शब्द होते हैं। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। देखो, अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नांकित भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, जिन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। अनेकार्थिक शब्द, जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जिनका अर्थ होता है क्या होता है? समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति
कराने वाले अर्थ, मतलब कि शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे कि अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि क्या है? अमृत के समानार्थी है, अतः ये शब्द क्या है? अमृत के पर्यायवाची है। ओके, अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम किसके है? अमृत की क्या है? पर्यायवाची या भी समानार्थी है। अब विलोम शब्द की बात करें अपन, क्या है विलोम शब्द? एक दूसरे का विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्द, जैसे कि दिन, रात, माता, पिता, समुच्चरित शब्द या फिर युग्म शब्द। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहते हैं या फिर युग्म शब्द कहते हैं। जैसे कि आदि, आदि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, किंतु आदि का अर्थ होता है आदत। ओके, अब शब्द समूह के लिए एक शब्द, और क्या होता है? शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य, वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ नहीं हो, तो जैसे शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे जहाँ जाना संभव न हो, अगम्य, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। ओके, अब है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ठीक है ना? जैसे कि शब्द क्या है? एक जैसे, लेकिन उसका मतलब बहुत अलग निकल रहा है। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से ही बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, ठीक है ना? तथा अलग संदर्भ में ही उनका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र, फेंक कर वार किए जाने वाले हथियार, जैसे तीर, भाला। शस्त्र, जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू। अब बात करें अपन समूहवाची शब्द की, इसकी समूहवाची शब्द की। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का ऐसे समूह जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर लकड़ी या पुस्तकों का समूह, गुच्छा चाबी या फिर अंगूरों का समूह, गिरोह माफिया यानी चोर डाकुओं का समूह, रेवड़ भेड़ बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द है, ठीक है, समूहवाची शब्द है। ओके, अब है ध्वन्यार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, उन्हें क्या कहते हैं? ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना? इनके उपभेद देखते हैं अपन अब। पशुओं की बोलियां, दहाड़ना शेर की है, भौंकना कुत्ता की, हिरना घोड़ा, चिंगारना हाथी, मिमियाना भेड़ और बकरी का है, रंभाना गाय का है, फुफकारना सांप का है, टर्राना मेंढक का है, गुर्राना चीता का है, न्याऊ बिल्ली का है। पक्षियों की बोली देखो आप, चहचहाना चिड़िया, ओके, प्यू प्यू पपीहा, काऊ काऊ कौवा, गुटर गुटर गुटरगू कबूतर, कोकड़ू मुर्गा, कुहुकना कोयल। जड़ पदार्थों की ध्वनि, कड़कना बिजली है, खटखटाना दरवाजा है, छुक छुक रेलगाड़ी चलती है, गरजना बादल, खनखनाना सिक्के। ओके, तो ये हो गया अपना दूसरा चैप्टर भी खत्म। अब बात करेंगे अपन तीसरे चैप्टर की, सॉरी चौथे चैप्टर की। ओके, अध्याय 4 शब्द विचार। ओके, जो हो सकेगा अपन कल मैं पूरी की पूरी NCERT खत्म कर दूंगा। ओके, धन्यवाद। और हाँ, हो सके तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इससे मुझे थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।